गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025810। ये हमारे पास एसएससी सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। इसमें सीजीएल के मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन के एनालाइज से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। The area of triangle formed by the graph of the equations x equal to 4, y equal to 3 and 3x plus 4y is equal to 12। हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमें x बराबर 4 दे रखा है। तो ये मेरे पास अगर ओरिजिनल मूल बिंदु है तो मैं ये वाली लाइन अगर खींचूं तो ये x बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगी। सेकेंड लाइन मेरे पास है y बराबर 3, y बराबर 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा 4,3। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। और सेकेंड इक्वेशन में है 3x प्लस 4y बराबर 12। x एक्सिस पर पॉइंट चाहिए तो y 0 रख दे। y 0 रखेंगे तो 3x बाई 12 तो x बराबर 4। तो पॉइंट क्या आ गया 4,0। y एक्सिस पर पॉइंट चाहिए तो x 0 रख देंगे। 4y बराबर 12 तो y बराबर 3। तो ये क्या आ जाएगा 0,3। तो इन दोनों को अगर अपन मिला दें ये हमारी लाइन बनी। तो ये लाइन और ये लाइन मिलाकर ये ट्रायंगल बना रहे। अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया बताना है कि क्या होगा। तो ये दूरी कितनी है 3, ये दूरी कितनी है 4, ये 90 डिग्री। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 3 12/2 6। तो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था जिसमें हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दे रखा है। तो हमें साइन थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 2 सही 51/79। 79 को 2 से मल्टीप्लाई करा 158 प्लस 51। तो क्या जाएगा 209 बटा में 79। ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर मैं CND रूल लगा दूं तो क्या सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा 209 प्लस 79 अपॉन में 209 माइनस में 79। 9 दूनी 18, 1 8 288 अपॉन में 209 में से 79 घटा दिया तो 9 में से 9 गए 0, 20 में से 7 गए 13, 130। अब सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 2 से अगर काट दें तो 144 अपॉन 65। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। 1 अपॉन साइन थीटा 144/65 है तो साइन थीटा अपोजिट कर दिया 65 अपॉन 144। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। A train leaves station A at 5 AM and reaches station B at 9 AM on the same day. Another train leaves station B at 7 AM and reaches station A at 10:30 AM on the same day at the time at which the two trains cross each other. दो स्टेशन है A और B। एक ट्रेन A से B की ओर चलती है सुबह 5 बजे। दो स्टेशन है हमारे पास A और B। एक ट्रेन चलती है A से सुबह 5 बजे और B पर पहुंच जाती है 9 बजे। तो पहली ट्रेन को कितना टाइम लगा 4 घंटे। दूसरी ट्रेन B से चलती है सुबह 7 बजे और 10:30 पर उसी दिन A पर पहुंच जाती है। तो उसको कितना टाइम लगा 3.5 घंटे।
या 7/2 घंटे। तो हमें बताना है वो कितने बजे मिलेंगे। तो हमें यहां से अगर दूरी निकालनी तो हम क्या करें, दूरी इनका मल्टीपल मान लेते हैं, 4 × 7 × 2। तो हमने दूरी क्या मान ली, 56 किलोमीटर। जो टाइम वाली वैल्यू है उन सबका मल्टीप्लाई मान लिया। पहली ट्रेन को ये दूरी तय करने में 4 घंटे लगे, तो पहली ट्रेन की स्पीड 56/4 14 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन को 3.5 घंटे लगे, 7/2 घंटे, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। अब हमें दोनों के मिलने का टाइम बताना है। टाइम क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस कब निकालें, जब दोनों के चलने का टाइम सेम हो। तो 5 बजे वाली ट्रेन को 7 बजे तक चला दें, 2 घंटा चलाएं, 14 की स्पीड से 28 किलोमीटर। 56 में से 28 किलोमीटर चला दिया तो दूरी कितनी बची, 28। रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का टोटल 14 + 16 30, 28/30 घंटे। या 28/30 घंटे को मिनट में बदलना, इंटू करा 60 से, 28 दूना 56 मिनट। 56 मिनट कितने बजे के बाद में, 7 बजे के बाद में। तो क्या आ जाएगा, 7:56। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिल जाएंगी, 7:56 पर। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। इन ट्रायंगल ABC, B and C given, D intersect BC in the ratio 1:3, then we have to find this ratio। सबसे पहले हम यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC। B है π/3 मतलब 60 डिग्री, C हमारे पास π/4 मतलब 45 डिग्री। BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से इसको काटता है कि BD और DC का रेशियो क्या हो जाए, 1:3। तो हमें क्या करना है, साइन BAD ये वाला एंगल अल्फा और इसका दोनों का रेशियो बताना है कि क्या होगा। हमें चाहिए साइन BAD अपॉन में साइन CAD, इनका रेशियो मतलब साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। चलिए तो इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं साइन रूल। ये 1:3 में इसको अगर मैं 1a मान लूं और इसको 3a मान लूं, और इस दूरी को अगर मैं x मान लूं, तो क्या मैं यहां पर साइन रूल लगा सकता हूं, x अपॉन साइन 60 डिग्री बराबर क्या, 1 अपॉन साइन अल्फा। तो यहां से x का मान 1a इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन अल्फा। सेकेंड अगर अपन लगाएं, साइन रूल क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर एक ट्रायंगल है ABC, A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड B और C के सामने की साइड स्मॉल c, तो साइन रूल क्या होता है, A अपॉन साइन A उसके सामने वाला कोण बराबर B अपॉन साइन B बराबर होता है C अपॉन साइन C के। तो यहां पर अपन वही अप्लाई कर रहे। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर साइन रूल लगाऊं तो इसके सामने की भुजा x अपॉन साइन 45 डिग्री बराबर 3a अपॉन साइन बीटा। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो क्या 3a साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन बीटा, दोनों x के मान है, दोनों का इक्वल कर दें। 1a साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन अल्फा बराबर 3a साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन बीटा। तो साइन अल्फा के बटा में अगर साइन बीटा ले आए तो ये अल्फा ऊपर चला गया, तो क्या आया, 1a साइन 60 डिग्री अपॉन में 3a साइन 45 डिग्री। a से a गया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो क्या बना, √6/6 या 1/√6। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 1/√6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ए रोम्बस हैविंग डायगोनल 12 सेंटीमीटर एंड 24, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ द रोम्बस। तो देखिए ध्यान देना, हम लोगों ने इस तरह से एक ये रोम्बस बनाया, इसके अंदर एक सर्किल बनाया, हमें इस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है कि क्या होगी। और हम लोगों को इसके विकर्णों की लेंथ दे रखी है, एक डायगोनल की लेंथ है 12 और दूसरे डायगोनल की लेंथ है 24। अब हमें पता है इन दोनों डायगोनलों का इंटरसेक्शन पॉइंट इनको दो बराबर भागों में बांटता है, तो मेरे पास एक दूरी आ जाएगी 6 और ये दूरी आ जाएगी 12। अब यहां से मेरे पास ये 6 ये 12, तो क्या मैं AD की लेंथ निकाल सकता हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो AD की लेंथ निकालें तो क्या लिखें, रूट में 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, तो AD क्या आ जाएगा रूट में 180। तो ये क्या बनेगा 36 गुना 5 का रूट, तो AD क्या आ जाएगी 6√5। तो हमने सबसे पहले AD की लेंथ निकाल ली 6√5। अब अगर हम ध्यान दें ट्रायंगल OAD में ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ट्रायंगल का एरिया लिखूं 1/2, बेस अगर लिखता हूं OD और हाइट लिखता हूं OA, तो ये एरिया बनेगा। अब अगर मैं बेस लिखता हूं AD को, तो हाइट क्या हो जाएगी R, क्योंकि ये यहां पर सर्किल की रेडियस से स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो हाइट क्या हो जाएगी R। तो यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल, OD इंटू OA बराबर AD इंटू R। तो R का मान OD इंटू OA अपॉन में AD। तो R की वैल्यू OD कितनी 6, OA कितनी 12 और AD हम लोगों ने निकाले 6√5। तो 6 से 6 कट जाएगा, R बराबर 12/√5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 12/√5 सेंटीमीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पर मैं इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ तो उसकी लेंथ क्या होगी, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 80, ये हम पहले से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इफ tan स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, तो हमें a प्लस 2b का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर b इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे को वहां 1 को जब मैं उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर b साइन ए बराबर 1 माइनस साइन ए। अब साइन ए को इधर ले आएंगे तो tan स्क्वायर b साइन ए प्लस साइन ए बराबर, इसको इधर ले जाता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर b। साइन ए अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर b प्लस 1 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर b। तो साइन ए की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब यहां से साइन ए बराबर इसके आ गया, तो क्या हम यहां पर इसको कह सकते हैं क्या 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b क्या होता है, cos 2b। अब साइन ए बराबर cos 2b कब होगा, जब a प्लस 2b बराबर किसके होगा 90 डिग्री या π/2 के। और π/2 को ऑप्शन से अगर देखें तो क्या 2π/4 लिख रखा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 56 का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। meter per minute from a cylindrical pipe 5 mm in diameter, how long it take to fill up the conical vessel whose diameter of the base is 30 cm and depth is 24। हमारे पास एक कोन है,
जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, गहराई हाइट हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इस कोन को हमें पानी से भरना है। पानी जो निकल रहा है वो हमारे पास सिलेंडर में से निकल रहा है। सिलेंडर की हाइट जो है पानी प्रवाह की दर है वो 10 मीटर पर मिनट है, और उसकी जो रेडियस है 5 mm, मतलब डायमीटर 5 mm, तो 5/10 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5/20 सेंटीमीटर। अब हाइट हमारे पास मीटर में है, तो अगर इसको अपन सेंटीमीटर में बदलें तो 10 गुना 100 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमें पता है इस पाइप में से निकले पानी का वॉल्यूम उस कोन में भरे गए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। मान लिया कि इस पाइप से जो पानी निकलता है वो हमें ऑप्शन दे रखे मिनट सेकंड में, तो वो मिनट में बताना है। मान लिया टी मिनट में भरता है, तो कोन में कितना पानी भरना है? कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ये पर मिनट निकला, टी मिनट लग गए मान लो, तो इतना वॉल्यूम निकला। भरा गया वॉल्यूम निकले गए पानी के वॉल्यूम के बराबर। यहां से अपन इसको सोल्व करें। पाई से पाई गया, 3 से गया 5 बार, 5 से 5 गया, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 1 बार, 20 से गया 5 बार, 0 से 0 कैंसिल। फिर यहां से अगर अपन इसको देखें कट रहा है कहीं नहीं, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आई? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 3 गुना 24 बटा में 5, तो 144/5 मिनट। तो भाग देंगे 5 दूनी 10, 4 44 चला जाएगा 8 बार, 28 से ही 4/5 मिनट, या 28 मिनट और 4/5 मिनट को सेकंड में बदले तो गुना कर दे 60 से, 5 से क्या 12 बार, तो 28 मिनट 12 चौक 48 सेकेंड, तो 28 मिनट 48 सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या गया? ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan square थीटा प्लस 9 cot square थीटा। 4 tan square थीटा प्लस 9 cot square थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट में a इंटू बी, 4 tan square थीटा इंटू 9 cot square थीटा, तो 2 इंटू 4 इंटू 9 क्या बना? 36, रूट से बाहर आ जाएगा 6, और अंदर क्या बनेगा 1, तो क्या आ जाएगा 12। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 12। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। डीआई का क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोगों को डीआई में और इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और क्वेश्चन भी हमारे पास कितने हैं? टोटल 3-4 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? द फ्लोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ फूड grains in million tons in a state of period 1990 to 2002, 2003 and 4. Read the table and answer the question. हमें पैदावार दे रखी है मिलियन टन्स के अंदर, 10 लाख टन में अलग अलग खाद्यों की, जैसे गेहूं, चावल, जो अन्य उत्पाद। हमें पहले क्वेश्चन में क्या बताना है? 2002 और 2003 में जो की पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 2002 और 3 में जो की पैदावार पिछले साल 320 थी, इस साल कितनी हो गई? 380। कितनी बढ़ी? 60। किससे बढ़ी? 320 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 गया, 4 से गया 8 बार, 4 से गया 25 बार, 2 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, 25 से 75/4%, तो 18 चौक 72, बच जाएगा 3, 18.75%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 18.75% की। हमारा आंसर आ गया 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में 60 नंबर। निम्नलिखित सारणी में डाटा तो हमें पढ़ ही रखा है, हमें क्या करें 1999 और 2000 से
2003-4 तक की अवधि में कुल पैदावार का x% गेहूं का पैदावार है, तो हमें x का मान लगभग बताना है कि कितना है। अब हमें गेहूं का प्रोडक्शन बताना है कि टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, तो हमें सबका टोटल करना पड़ेगा। 8, 16, 4, 20 कैरी आ जाएगी 2, 8 दूनी 16 और 6 22, 30 और 37। गेहूं का टोटल प्रोडक्शन है 3700। अब टोटल देखना है कि कितना है, सबका टोटल करते हैं। 0, 7, 2, 9 और 5 14 और 6 20, कैरी आ गई 2, 2, 4, 8, 12, 15, 5, 20। यहाँ टोटल करते हैं। 0, 5, 4, 9 और 2 11, 19 और 1 20, 2, 4, 8, 8 और 4 12 और 6 18। अगले वाले का टोटल करते हैं। 0, 5 और 6 11 और 9 20, कैरी आ गई 2, 6 और 3 9, 13, 18, 18 और 6 24। तो गेहूं का 3700, चावल का 2000, जौ का 1800, बाजरे का अन्य का 2400। इन सब का अगर टोटल करा 15 और 4 19, कैरी आ गई 1, 3 और 3 6 और 9। 3700 9900 का कितना परसेंट है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब अप्रोक्सीमेट निकालना होता तो अपन काट देते 99 को 100 से, लेकिन दो ऑप्शन 37 पॉइंट समथिंग है, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 3700 में 99 का भाग दे दे। 99 का भाग गया 3 बार, 297। क्या बचा? 73, 730, फिर चला जाएगा 7 बार, 693। क्या बच गया? 37, पॉइंट लगाया 370, फिर चला जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बच गया था 3 773, 730। 730 में से 693 गई, क्या बच गया? 37, 370, लगभग 4 बार जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 3700 9900 का कितना परसेंट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सेम इसी डीआई का क्वेश्चन है। 2003 और 2004 में किस अनाज की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है? 2003-4 में देखना है, ये 720 से सबसे ज्यादा है, ये बढ़ी 100, ये बढ़ गई 160, ये बढ़ गई 30, ये बढ़ गई 190। इन ईयर 2003 and 4 द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम ओवर द पीरियड ईयर 4। हमें बताना है कि किसका उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा हुआ। अब देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे पास किसका हुआ? अन्य अनाज का। परसेंटेज में अगर चेक करें तो चावल बढ़ा 160, कितने से? 400 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 40% बढ़ा। नेक्स्ट अगर देखें, ये बढ़ा 190, कितने में से? 500 में से। परसेंटेज में देखा तो ये कितना बढ़ा? 38%। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी बढ़ रही है? चावल की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर देखो क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ 0.04, 0.16 एंड 2.4 इच। हमें इसका एलसीएम बताना है। हमारे पास वैल्यू है 0.04, 0.16 और 2.4। सबसे पहले पॉइंट में, सबसे पहले पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम बनाओ, तो मैंने सब में डिजिट सेम बनानी है, तो ये 2.40 लिख दिया। अब एक बार पॉइंट छोड़ दो, तो 4, 16 और 240 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर वापस से पॉइंट लगा देंगे। तो 4, 16 और 240 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 4 का भाग दिया, 1, 4, 16, फिर 4 से डिवाइड करा, फिर हमने 4 से डिवाइड करा तो 1, 1, 15, फिर 15 से डिवाइड करा, 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम क्या आया? 4 इंटू 4 इंटू 15। तो हमारे पास एलसीएम क्या गया? 240। अब ये एलसीएम आया पॉइंट हटाने के बाद। हमने दो डिजिट के बाद से पॉइंट हटाए थे, तो वापस से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो क्या बनेगा? 2.40। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63, ए रोम्बस ऑफ द साइड 30 सेंटीमीटर हैज टू एंगल्स ऑफ 120 डिग्रीज, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर। चलिए हमारे पास एक रोम्बस है, हम यहां पर एक रोम्बस समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये आप लोगों ने एक समचतुर्भुज बनाया, ये हमारे पास समचतुर्भुज है। हमें कह रहे हैं इसके दो में से इसके दो कोण है 120 डिग्री के और भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर की, ईस्ट साइड 30 सेंटीमीटर है। तो हमें इसके डायगोनल्स बताने की क्या होंगे। हमें पता है समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एंगल बाइसेक्टर का काम भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी काटते हैं। अब ये 120 था तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा 30, तो मेरे पास 30 डिग्री के सामने की भुजा 15, तो ये 15 तो ये भी 15, तो एक डायगोनल तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर का। अब 30 के सामने की भुजा 15, तो 60 के सामने की भुजा 15√3, तो ये 15√3, तो ये भी 15√3, तो टोटल दूसरा डायगोनल कितना आ गया 15√3 प्लस 15√3 30√3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ड्यू इन 7th ईयर टू द 8th ईयर। कह रहा है अगर एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ती है तो 7वें साल में देय राशि और 8वें साल में देय राशि का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब देखो 7th ईयर में अगर अमाउंट हमारे पास 100 है, हम ऐसा माने कि हमें 100 रुपए देने थे, तो अगले साल इस पर 15% ब्याज लगेगा, तो 8वें साल हम कितना देंगे 115। तो इनका रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा 20:23। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। एक रेडियो निर्माता ने एक रेडियो के क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर विक्रय मूल्य 420 रुपए कर दिया, लेकिन बिक्री के दौरान 16% का डिस्काउंट दिया, तो इस सौदे में उसे कितना लाभ हुआ हमें ये बताना है। क्रय मूल्य 40% बढ़ाकर 420 कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो उसका सेलिंग प्राइस कर दिया 140, 140 की वैल्यू 420 रुपए, तो एक की वैल्यू 3 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 300 रुपए। इसका मतलब हमें पता है कि रेडियो का कॉस्ट प्राइस था 300 रुपए और इसका रेट हमने कितना कर दिया 420 रुपए। अब हमने क्या करा, इसको बिक्री के दौरान इस पर डिस्काउंट दिया, मतलब ये एमआरपी की तरह काम करा। सॉरी, इस पर 16% का डिस्काउंट दिया, तो 420 का अगर अपन 16% निकालें तो 10% 42, 5% 21 और 1% 4.2, तो 67.2 रुपीज का डिस्काउंट दे दी। तो बेचेंगे कितने में, 420 में से 67.2 घटा दें तो ये 360, 350, 352.8 रुपए। 300 वाली चीज 352.8 में बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ 52.8 रुपीज का। तो ऑप्शन क्या जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। हमारे पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, हम 15 क्वेश्चंस का एनालाइज कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। What amount payable will be discharged a debit of 6450 during 4 year at 5% per annum simple interest। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 6450 रुपए कर्ज के लिए वार्षिक भुगतान क्या होगा। एसआई इंस्टॉलमेंट बतानी, एसआई इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टी प्लस RT इंटू टी माइनस 1/2। तो एसआई इंस्टॉलमेंट निकाले 100 इंटू अमाउंट, अमाउंट कितनी 6450, 100 इंटू टी 100 इंटू 4 400
प्लस आर इंटू टी, 5 इंटू 4 20, इंटू टी माइनस 1, 4 माइनस 1 3 बटा 2, 2 से गया 10 बार 30, 400 प्लस 30 430, 0 से 0 गया, 43 से चला गया एक बार, बच जाएगा 243 से गया तो मेरे पास क्या बचा, चला जाएगा 43, बच जाएगा 1 और 21, 215, फिर चला जाएगा 5 बार तो क्या जाएगा 1500 रुपये। तो एसआई इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आ जाएगी, 1500 रुपए की, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। A vertical stick 12 centimeter long cast and shadow of 8 centimeter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow of 40 meter long on the ground. The height of tower is. एक 12 सेंटीमीटर की छड़ है जिसकी परछाई है 8 सेंटीमीटर की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। उसी टाइम पर किसी इमारत की जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उसकी हाइट बतानी है x मीटर। तो यहाँ से tan थीटा 12/8, यहाँ से tan थीटा x बटा 40, दोनों क्या होंगे सेम। ये 8 से गया 5 बार तो x की वैल्यू 12 इंटू 5 60, तो उस टावर की हाइट क्या जाएगी 60 मीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 10 liter are removed from the 10 liter are removed from a case full of wine containing 60 liter and it then filled with water. 10 liter of mixture is again withdrawn from the container. What quantity of wine is now left in the case? वाइन से भरे 60 लीटर के ड्रम में 10 लीटर निकालकर पानी मिला दिया जाता है। इस मिक्सचर में 10 लीटर और निकाला जाता है। अब ड्रम में कितने लीटर वाइन बची? तो रिमेनिंग वाइन का फॉर्मूला क्या होगा, W इंटू डब्ल्यू माइनस एक्स अपॉन डब्ल्यू की पावर n। W इनिशियली उसमें कितनी वाइन थी, इसमें से हम कितने लीटर वाइन निकाल रहे हैं और ये प्रोसेस हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ये प्रक्रिया हमने 2 बार ही करी तो क्या आ जाएगा 60 इंटू 50/60 की पावर 2। 60 से 60 गया, 0 से 0 गया, 50 इंटू 5 250/6, 6 चौक 24, बच जाएगा 10, चला जाएगा एक बार, 4/6 या 2/3। तो रिमेनिंग वाटर हमारे पास वाइन कितनी हो गई 41 से 2/3 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। An article is sold for ₹612 after successive discount of 25% and X%. If the mark price of the article is 960, what is the value of X? MRP 960 रुपए, पहला डिस्काउंट 25% का, 960 का 25% 1/4 240 रुपए, तो हम उसको कितने में बेचते 720 रुपए में। लेकिन हमने इस पर एक डिस्काउंट और दिया X% का और इसको कितने में बेचा, हमने इसको बेचा 612 रुपए में। 720 वाली चीज 612 में बेची, कितना डिस्काउंट दिया 108 रुपए का, कितने पर 720 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, परसेंटेज से 100% से गुना करा। अब इसको सोल्व कर लेते, 0 से 0 गया, 12 से गया 9 बार, 12 से गया 6 बार, 90/6 मतलब 15%। तो दूसरा डिस्काउंट हमारे पास कितना था 15% का। आंसर क्या गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 69 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। एक वस्तु की कीमत हर साल 20% बढ़ जाती, यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत में 259.20 रुपीज का अंतर है तो दूसरे साल के अंत में इसकी कीमत का 40% बताना है कि क्या होगा। हमें पता है हर साल उसकी कीमत 20% बढ़ती, तो अगर सेकेंड ईयर हम उसकी इनकम, उसकी वैल्यू, अगर हम उसकी वैल्यू सेकेंड ईयर के अंदर उसकी कीमत, अगर उसका प्राइस अगर हम मान लें 100 था तो थर्ड ईयर 120 हुआ,
4th ईयर फिर 20 बढ़ा मतलब 144 हो गए। अब तीसरे और चौथे साल की कीमत में अंतर हमारे पास रेशो में कितना है, 24 का। वो क्या कह रहे हैं, कितने का है, 259.20 का। हमें क्या चाहिए, दूसरे साल के अंत में उसकी कीमत का 40%। 100 का 40% मतलब वैल्यू किसकी चाहिए, 40 की। तो 40% की वैल्यू निकालें। 259.20 वैल्यू है 24 की और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 40 की। पॉइंट हटाया, बटा में 2 0, 2 0 से 2 0 कट गए। 4 से गया 6 बार, 6 का भाग दिया, 6 चौक 24, 1 बच गया 19, 6 तिये 18 बच गया, 1 चला जाएगा 2 बार। तो उसकी कीमत का दूसरे साल का 40% कितना हुआ, 432 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर। 71 देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 5 डिवाइड में 10 ऑफ 10 का मतलब 100 इंटू में 4 प्लस 4 डिवाइड में 4 ऑफ 4 का मतलब 16 इंटू के अंदर 10 माइनस में 10 माइनस 4 क्या आएगा, 6 डिवाइड में 16 इंटू के अंदर 4। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 5 चौक 20, 20 से चला गया 5 बार, तो क्या है 1/5 प्लस 4 से क्या 4 बार, 10/4 या 5/2 माइनस में 4 से क्या 4 बार, 6/4 या 3/2। 5/2 में से 3/2 गया तो क्या बचा, 2/2 या 1। तो 1/5 प्लस 1, 1/5 का मतलब 0.20 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1.20। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। A man travel a certain distance at 12 km per hour and return to the starting point at 9 km per hour. The total time taken by him to the entire journey to say 1/3 hours. The total distance covered by him. तो D का फॉर्मूला होता है हमारे पास S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम। तो किस दूरी पर गया था हम देखें, 12 गुना 9, 12 और 9 21, टोटल टाइम है उसका 2 से 1/3 घंटे, मतलब 7/3 घंटे। 7 से गया 3 बार, 3 तिये 9 कट गया, तो दूरी कितनी गया, 12 किलोमीटर। अब 12 गया और 12 वापस आया, टोटल दूरी बतानी है तो इसकी डबल होगी, तो कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर। तो टोटल वो कितनी दूरी चला, 24 किलोमीटर। यहां से हमें सिर्फ एक साइड की डिस्टेंस मिलती है, पूरी दूरी चाहिए तो डबल करती है, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ए ट्रेन गोज फ्रॉम P to Q विद द स्पीड ऑफ U किलोमीटर पर आवर। फिर हमें कह रहे हैं P से Q गई U की स्पीड से, Q to R, QR जो है PQ का डबल है, 3U की स्पीड से। पहले हम गए P से Q, फिर Q से R, 3U की स्पीड से। फिर हमें क्या करें, रिटर्न फ्रॉम R टू P विद द स्पीड ऑफ U/2 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed of the train for the entire journey starting from P to the back P? पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड बतानी। अब U, 3U और U/2 इन सब का मैं अगर एलसीएम लूँ तो 6U ले लूँ, तो ये दूरी 6U, वापस डबल दूरी आई मतलब 12U, पूरी दूरी 18U। ऐसा हम लिख सकते हैं, P से Q की दूरी अगर 6U लूँ तो दूसरी दूरी उसकी डबल है मतलब 12U, पूरी दूरी वापस आएंगे तो कितना, 12 और 6 18U। U की स्पीड से 6U जाने का टाइम 6 घंटे, 3U की स्पीड से 12U का टाइम 4 घंटे, 18U U/2 से जाने का टाइम 36 घंटे। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आ गया, 46 आवर्स। टोटल दूरी कितनी आ गई, 18 और 18 36U। तो एवरेज स्पीड क्या होगी,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 36 u, टोटल टाइम 46 आवर, 2 से कट गया 18 u बटा 23। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास 73 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। इट इज गिवन दैट ए मैन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट देन ए वुमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ डूइंग वर्क। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दे रखा है? 2:1। हमें कह रहा है अगर 3 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 2 दिन में। तो हमें बताना है कि एक अकेली महिला 1 वुमेन इस काम को कितने समय में कर लेगी। तो एक आदमी के लिए 2 रख दें और एक महिला के लिए 1, तो 3 दूनी 6 और 2 8 लोग एक काम कर सकते हैं 2 दिन में। एक महिला के लिए 1, तो एक आदमी एक काम कर सकता है x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 गुना 1 गुना 2, तो x का मान 16। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 पर हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशंस, then what is the equation whose roots are alpha cube by beta square and beta cube upon alpha square? इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 4 बराबर 0। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए, ये हमारे पास आया। अब हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो वो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर इंटू में बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा 5 प्लस बीटा 5 अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो अब हमें अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू चाहिए। चलिए उसको निकालने की कोशिश करते हैं और फिर यहाँ रख देंगे। अल्फा 5 प्लस बीटा 5, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को सोल्व करूं तो अल्फा 5 बनेगा, बीटा 5 बनेगा, लेकिन साथ में बनेगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो ये हम घटा देते हैं। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालें तो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8 माइनस में 3 गुना 4 गुना में 2। तो क्या बना? 8 माइनस 24 मतलब माइनस का 16। तो ये टर्म तो क्या ही? माइनस का 16। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां अगर निकाले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 इंटू 4, तो 4 माइनस 8 माइनस का 4 माइनस में। इसमें से अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूं, इसमें से अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 4 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा? 2, तो 16 चौक 64 माइनस के अंदर 16 दूना 32, 64 माइनस 32 क्या बना? 32। एक्स स्क्वायर माइनस 32 अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा 4 है, स्क्वायर करूंगा 16 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 4 बराबर 0। 32 बटा 16 क्या बनेगा? 2।
तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। अब मजे की बात क्या है इस क्वेश्चन में, जो इक्वेशन आई और जो इक्वेशन दी हुई थी दोनों क्या है, सेम है। चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन को करा 75 को, तो हमने पूरे पेपर के 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।